नमस्कार दोस्तों। कुढ़नी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और पूरे देश में एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की लहर बरकरार है। जो कि हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा, जादू, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो ये कोई चमत्कार से अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय से कम नहीं है। लेकिन फिर भी जो तथाकथित लेफ्टिस्ट है या कांग्रेसी विचारधारा के या सो कॉल्ड सेकुलर है, वो इस बात को नहीं मानते हैं और समय समय पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते हैं। लोकतंत्र में विरोध चलते रहता है और विरोध करने का हक उनका संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह तो सच है, ये वो भी जानते होंगे, अपने मन में ही सही, ऊपर से नहीं स्वीकारते होंगे कि नरेंद्र मोदी का जादू या फिर ये कहे लहर आज भी बरकरार है। और वो इस बात को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट बोलकर नहीं करेंगे, लेकिन उनका मन इस बात को जानता है। भारत ने आज तक बहुत सारे लीडर देखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, महात्मा गांधी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, और भी न जाने आज़ाद भारत के बाद की मैं बात कर रहा हूं, कितने सारे नेताओं को देखा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी लगभग 6 वर्षों तक हमारे देश के पीएम रहे। पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी की भी सरकारें भारतवर्ष के लोगों ने देखा। मनमोहन सिंह भी विगत 10 वर्षों तक देश के पीएम रहे। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, यह अपने आप में अविश्वसनीय रहा है। जितना नरेंद्र मोदी का विरोध 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही शुरू हुआ, उतना नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। और नरेंद्र मोदी ने हर समय समय पर यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी राजनीति के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उनके आगे न अरविंद केजरीवाल का मायावी जाल चला, ना ही कांग्रेस का ही रह पाई। भले ही हिमाचल में बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन पा रही हो, सीटें घटी है, लेकिन वहां मोदी इफेक्ट कोई नहीं रहा है। वहां लोकल स्तर पर बीजेपी से कुछ नाराजगी थी, जिसके कारण जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। अन्यथा उन लोगों ने कांग्रेस को स्वीकार भले ही किया हो, लेकिन विकल्प की कमी के तौर पर कांग्रेस को स्वीकार किया है। यह बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी 2024 में पीएम बनने का सपना देखते हैं, वो सपना देखते ही रह जाएंगे और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको तैयारी, अगर विपक्ष को वाकई लगता है कि उनकी राजनीति के लिए अगर प्रधानमंत्री के पद या फिर केंद्र की सत्ता में आना है, अगर उनको सरकार बनानी है, तो उनको अभी से भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए और किस प्रकार से मेहनत की जाती है 2029 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इस चुनाव से ये वाकई ये बात माननी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एक त्रिकोण के रूप में उभर रहे हैं और आगामी वर्षों में, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहते रहा हूं, कि अरविंद केजरीवाल ही कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई चुनौती देगा आगे चल करके तो अरविंद केजरीवाल होंगे। क्योंकि केजरीवाल की राजनीति एक नए स्तर की राजनीति है, जिसमें हिंदुत्व के लिए भी जगह है, सेकुलरिज्म के लिए भी कुछ हद तक जगह है, और वो फ्री का रेवड़ी जो बांटते हैं उस पर अलग एक डिबेट हो सकता है। क्या सही है क्या गलत है, ये तो जाहिर तौर पर तात्कालिक लाभ उसका मिलता है मिडिल क्लास फैमिली को, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के लिए आर्थिक तौर पर यह नुकसानदायक है। यह बात सभी को स्वीकार करनी चाहिए और माननी चाहिए। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं आज बिहार में हुए एक उपचुनाव का। बिहार में भी एक विधानसभा के उपचुनाव हुआ, कुढ़नी विधानसभा, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में आता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 3700 मतों के आसपास से चुनाव जीत गई। मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, लेकिन यह मार्जिन शायद 3700 के आसपास का है। और यह उपचुनाव भाजपा अकेले लड़ रही थी। जैसा कि
तमाम विपक्षी पार्टियां कह रहे थे कि वो 7 दलों के महागठबंधन है, उनके पास 7 दल है, भाजपा तो अब अकेली रह गई, बिहार में भाजपा का कोई जनाधार नहीं बचेगा, भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, 2015 रिपीट होगा। तो इस तरह के तमाम बातों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जो महागठबंधन है उनकी हार हुई है। और इसके बाद देखिएगा महागठबंधन में एक उठापटक शुरू होगा, क्योंकि जदयू वाले कहेंगे कि तेजस्वी यादव का जो MY समीकरण वाला वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, खासकर वो जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है, जहां भी भाजपा जीतती है इसमें जात पात से ऊपर उठ करके भाजपा को, राष्ट्रहित को चाहने वाले लोग, राष्ट्र प्रेमी लोग वोट करते हैं और भाजपा वहां पर जीतती है। और वहीं लोकल स्तर पर जेडीयू के जो उम्मीदवार थे मनोज कुशवाहा, पूर्व में बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि लौ कुश समीकरण नीतीश कुमार का बताया जाता है बिहार में, उस समुदाय से उम्मीदवार थे। लेकिन लोकल स्तर पर लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे और यही नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट एज का काम किया है। और यह बात अब साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना आधार वोट बैंक है। जिस प्रकार राजद को अपना आधार वोट बैंक है, भाजपा को है, जदयू को बहुत कम मात्रा में आज वोट बैंक रह गया है, जो कि पहले अति पिछड़ा का या महादलित का या मुसलमानों में पसमानदा वोट बैंक माना जाता था, उस पर बहुत बड़ी सेंधमारी हो चुकी है। आज ओवैसी की पार्टी मुस्लिम समुदाय में घुस चुकी है, उसके बाद अति पिछड़ा का वोट भाजपा की ओर ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ जेडीयू और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है पूरी तरीके से खसक चुका है। पिछले ही विधानसभा चुनाव में जेडीयू केवल 43 सीटों पर सिमट गई और आज अब चुनाव होगा तो मुझे लगता है जेडीयू का ग्राफ और नीचे जाएगा। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति। नीतीश कुमार भले इस बात को न समझे या समझते हो, हालांकि वो राजनीति के चाणक्य और माहिर खिलाड़ी हैं, विगत 17 वर्षों से बिहार पर मुख्यमंत्री के तौर पर शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अलोकप्रियता बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उन्हें लगता था भाजपा से हटने का जो मुख्य कारण था कि शायद वो कहीं ना कहीं पीएम के एक उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का जो साझा उम्मीदवार बनेगा उसको वो उम्मीदवार बन जाए। तो खैर, तो पीएम तो वो नहीं बनेंगे। मैं समझता हूँ आरसीपी सिंह जो जेडीयू के पुराने अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके शब्द हैं। एक बार मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि 7 जन्म में नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे। तो ये बात तो सत्य है कि वाकई में नीतीश कुमार 7 जन्म में पीएम नहीं बनेंगे। मैं कोई भी राजनीति का ABCD समझने वाला जानता है, क्योंकि अगर आप मोदी को हटा भी दीजिए, मोदी फैक्टर, मोदी लहर जो देश में चल रहा है, अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में इतने सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हर राज्य में हर दावेदार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मजबूत है। अगर आप ममता बनर्जी को देखिए, वो नीतीश कुमार की तुलना में आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, कितने रूप से मजबूत है। अखिलेश यादव के पास लड़ने के लिए 80 सीटें हैं। KCR अपने बलबूते सरकार चला रहे हैं। शरद पवार अपने राजनीति के माहिर खिलाड़ी है राज्य के। उद्धव ठाकरे के पास अपना समीकरण है, वो नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं मजबूत है। तो हर जो उम्मीदवार है वो अपने आप में नीतीश कुमार से मजबूत है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लगता है कि वो पीएम के अगर दावेदार होंगे तो खैर उनकी जो सोच है, समझ है, वो किस आधार पर सोचते हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन अब यह तय है कि बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जमीन खसक चुकी है और 2025 में नया सीएम बनेगा वो या तो भाजपा का बनेगा या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे। अब नेट टू नेट फाइट आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा, ये बात तय है। और बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं आगे चल करके चिराग फैक्टर रहेगा, चिराग पासवान रहेंगे। चिराग फैक्टर का भी यहाँ चर्चा करना जरूरी है। उसके साथ तमाम छोटी पार्टियां रहेगी। हो सकता है जीतन राम मांझी इधर आवे, मुकेश सहनी आगे चलकर बीजेपी के साथ हो सकते हैं। चिराग फैक्टर भी इस चुनाव में, कुन्नी उपचुनाव में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि पासवान समुदाय का, खासकर दलितों में चिराग पासवान के प्रति बहुत बड़ी लोकप्रियता है। आज भी दलितों के बिहार में बड़े नेता, सबसे बड़े कोई नेता है तो चिराग पासवान ही है। पशुपति कुमार पारस के पास उतना वो जनाधार काबिलियत नहीं है जितना कि चिराग पासवान की लोकप्रियता है।
और मुकेश सहनी जरूर राजनीति के आज उभरते हुए खिलाड़ी जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन उनको बहुत दूर करने और उनका बरपोलापन उनको कहीं ना कहीं नुकसान बहुत पहुंचाता है। पहले उनको साबित करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। जरूर निश्चित तौर पर उन्होंने संघर्ष करके पार्टी बनाई है, बहुत मेहनत की है, आगे आए हैं, ये सब बात सही है, लेकिन फिर भी राजनीति इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। इसमें बहुत चीज़ों से बचना पड़ता है। बरबोलापन कई बार नुकसान पहुंचाता है। यही बरबोलापन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को आगे बढ़ने से रोकता है। मुकेश सहनी को देखना चाहिए कि 2 चुनाव अपना खुद हार चुके हैं, फिर भी मुकेश सहनी सहनी समाज के काफ़ी लोकप्रिय नेता है और आज के डेट में सर्वमान्य लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी स्थिति वही यूपी के ओम प्रकाश राजभर जैसी हो जाती है, जो जिस प्रकार से बोलते हैं लगता है कि काफ़ी अंदर ईगो और अहंकार भरा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर बोलते थे कि मैं बीजेपी की बैंड बजा दूंगा। भाई आप 6, 7, 8 सीटों पर लड़ते हैं, कहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बोलने से बचना चाहिए। और कुडनी में वीआईपी पार्टी को केवल 9,000 के आसपास वोट बैंक मिले हैं। तो जो सवर्ण समाज था, लोग कह रहे थे कि वीआईपी के साथ चले जाएंगे, नीलाभ कुमार सिंह के साथ, जो कि भूमिहार समुदाय से आते हैं। कहीं ना कहीं सवर्ण समुदाय और खासकर भूमिहार समुदाय काफ़ी प्रबुद्ध समुदाय है। मुझे ऐसा लगता था कि वो कभी भी नीलाभ कुमार सिंह के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि नीलाभ कुमार सिंह विनर कैंडिडेट कभी थे ही नहीं। वह वोट कटवा के रूप में काम कर रहे थे। अगर वो बहुत खिसिया करके भी अगर आगे जाते तो 10,000 या 20,000 के आसपास ही उनका वोट बैंक रहता। तो उनको वोट देने का मतलब आप कहीं ना कहीं महागठबंधन को, जदयू के मनोज कुमार कुशवाहा को मदद कर रहे हैं। तो इसलिए सवर्ण समुदाय और खासकर भूमिहार समुदाय ने बहुत ही प्रबुद्धता और बुद्धिमानी के साथ काम किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को वोट किया। और आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 3700 मतों से जीती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्रवादियों की जीत है। पूरे राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्रवादियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो आज भी बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।